बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक मरतबा फिर आग की लपेट में है और चारों से जारी ईरान इसराइल जंग खतरनाक रुख इख्तियार करती चली जा रही है। जुम्मे की सुबह इसराइल ने जौहरी प्रोग्राम को जवाब बनाकर ईरान की न सिर्फ जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया था, बल्कि सिविलियंस के साथ साथ ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप और 9 जौहरी साइंसदानों को भी टारगेट करके शहीद किया। इसके बाद ईरान की जानिब से इसराइल को सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ भरपूर जवाब दिया गया। पिछले 3 दिनों से ईरान इसराइल में सैकड़ों मिसाइल दाग चुका है, जबकि कुछ मिसाइल्स को तो इसराइल के दिफाई निजाम ने हवा में ही नाकारा बना दिया है। मगर जिन मिसाइल्स को नहीं बना सका, उन्होंने बड़े पैमाने पर इसराइल में तबाही मचाई है। इसराइल की जानिब से भी ईरान पर एरियल स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी है और इस जंग के दायरे को वसी होने से बचाने के लिए आलमी बिरादरी भी खासी मुतहर्रिक हो गई है। रूस, चाइना और अरब ममालिक डी एस्केलेशन का मुतालबा कर रहे हैं, तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सालसी की पेशकश की है, मगर साथ ही धमकी ये भी दी है कि अगर ईरान ने अमरीका के मफादात को नुकसान पहुंचाया तो फिर अमरीका भी पूरी ताकत से जवाब देगा। क्या रुख इख्तियार करेगी ये जंग और पाकिस्तान ईरान की इस जंग में कैसे मदद कर सकता है, इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कशन करेंगे। जबकि इसके अलावा विफाक के बाद पंजाब, सिंध और केपी का भी बजट पेश हो चुका है, इस पर भी बातचीत होगी और ये भी जानेंगे कि क्या विफाकी हुकूमत बजट पास करवाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि आज पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से राब्ता किया है और बजट पर हुकूमत को वोट न देने की पेशकश की है। पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या फैसला करेगी, ये भी आज हमारे टॉपिक्स का हिस्सा होगा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़िया का रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और सकलैन इमाम साहब। तो चारों से जारी जो ईरान इसराइल जंग है, सबसे पहले इसी सिलसिले के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी, क्योंकि इसकी एक अहम और इम्पोर्टेंस हमें यहाँ से नज़र आती है, क्योंकि जो हालिया बयान आया है उसमें ईरानी पार्लिमान मेंबरान एक बिल तैयार कर रहे हैं जिसके मुताबिक तेहरान जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे यानी कि NPT से निकलने की जानिब पेश कदमी कर सकता है। कितना अलार्मिंग है ये। सकलैन इमाम साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। इसराइल और ईरान की जंग क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? देखिए, रुख ये बड़ा वाज़ेब हो गया, एस्केलेशन हो रही है और इस वक्त दोनों जो ईरान और इराक दोनों जो है एक वॉर ऑफ एट्रिशन में एंटर हो चुके हुए हैं। बहुत जल्दी ये वॉर जो है वॉर ऑफ एट्रिशन, और वॉर ऑफ एट्रिशन का मतलब ये होता है कि दोनों ममालिक जो हैं वो अपने बुनियादी जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे और वो अब सिर्फ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, और यही वो अपने ख्याल में दोनों अपने ख्याल में ये समझेंगे कि उनको कामयाबी हासिल हो रही है। इसराइल जो है उसने जंग का आगाज़ किया था, उसने भरपूर बमबारी की ईरान की टॉप कमांड, साइंटिस्ट और बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी इमारतों को, जिसमें सिविलियंस की भी हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उस पर टारगेट किया और संगीन किस्म की बमबारी की। 200 से ज़्यादा जहाज़ों ने, उनके तैयारों ने आके की थी। ईरान ने उसके बाद जो पहला रिएक्शन किया वो बहुत स्लो था और लगता था उस वक्त वो एक पैनिक में थे, और फिर उन्होंने बाद में मिसाइल्स फेंकना शुरू किए और वो मिसाइल्स जो है ज़ाहिर है एक एयर ड्रोम से या एक एयर डिफेंस सिस्टम से क्रॉस करते हुए, और इस एयर डिफेंस सिस्टम में सिर्फ अमेरिका का लगाया हुआ एयर ड्रोम्स या डेविड स्लिंग ही नहीं है, बल्कि हमारे मुसलमान ममालिक भी जो हैं जो इसराइल के हमसाए हैं और वो रोक रहे हैं ईरान के मिसाइल्स को। तो लेकिन फिर भी बहुत सारे मिसाइल जो है ईरान की जाके वो हिट हुए हैं, अपने टारगेट्स पे लगे हुए हैं, हाइफा ऑयल रिफाइनरी और तल अबीब में और भी बहुत सारे इलाकों में। हम तो खबरें अच्छा सकलैन इमाम साहब, जिस तरह से आपने खुद भी इस बात को वाज़े किया ना कि चंद मुस्लिम ममालिक जो है वो ईरान के मिसाइल्स को रोक रहे हैं, सर ये जो यूं कह लीजिए एक अमल है मुस्लिम ममालिक का इस जंग में अगेंस्ट ईरान, ये कितना बड़ा सवाल निशान है मुस्लिम उम्मा पे? नहीं, ये कोई सवालिया निशान नहीं है। हमें सबको मालूम है, क्योंकि मुसलमानों की जो हुकूमतें हैं ज़्यादातर वो अपने अपने मुल्कों में या तो बादशाहते हैं या डिक्टेटर्स हैं, और जितनी भी बादशाहते और डिक्टेटर्स जो हैं ये न्यू कॉलोनियल सिस्टम है। यानी जब कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुआ तो बरतानिया या फ्रांस या इन ममालिक जिनकी ये पहले सारी की सारी कॉलोनीज थी, उन्होंने जाते हुए वहाँ पे ज़्यादातर अपने ही एजेंटों को या अपने ही मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोगों को इक़्तिदार ट्रांसफ़र किया था। ज़रूरी कि शख्स था उनका कोई आदमी, बल्कि एक सिस्टम ऐसा बना के गए कि यहाँ पे जो भी हुकूमतें हैं वो अमेरिका या बरतानिया या मगरिब के मफादात की तर्जुमानी करती है। तो ये बादशाहतें या इस किस्म के जो डिक्टेटर्स हैं ये अमरीकी मुफादात की तर्जुमानी करेंगे।
ठीक है, तो जहां पर हम मुस्लिम उम्मा के किरदार के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भी एक मुस्लिम रियासत है। यहाँ पर रिजवान रज़ी साहब, फिर पाकिस्तान के किरदार को आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, इसके दो पहलू हैं जिस सिलसिले में आपसे बात करना चाह रही हूँ। एक तो ये कि अब तक जितने भी बयान आता है यकीनी तौर पर वो काबिल सताइश रहे हैं, जो इसहाक डार साहब ने कहे और किए, और जिस तरीके से उन्होंने असेंबली से करारदाद भी मंजूर करवाई। लेकिन आज का एक जो ताज़ा बयान उनका सेनेट के फ्लोर से आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं। तो सर, ये आपको लगता है कि एक तो चंद मामला पर उन्होंने वजाहत की जो कि बिल्कुल दुरुस्त था, जो कि फेक न्यूज़ के हवाले से तो उन्होंने की, लेकिन ये जो उनकी स्टेटमेंट है इसकी सिग्निफिकेंस आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है ये हालात हाज़िर में ऐसा कहना चाहिए था उन्हें? देखिए, इस दौरान पाकिस्तान के ऊपर जालसाजी का और झूठी खबर का एक अटैक हुआ। ठीक है। खबर जनरेट की गई पाकिस्तान के इस सब कॉन्टिनेंट के इस खित्ते में। अजीत देवल के सोशल मीडिया के नेटवर्क ने उस खबर को डेली मेल बरतानिया ने बाकायदा एक रियलिटी के तौर पे पोस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। अभी भी मैं देख के आ रहा हूँ, कैंपेन चल रही थी कि इसे रिमूव करेंगे, फेक खबर है। और उस फेक खबर के अंदर AI जनरेटेड एक ईरानी ओहदेदार की वीडियो से ये दावा किया गया कि अगर इसराइल ने एटम बम मारा ईरान के ऊपर तो पाकिस्तान इसराइल पे हमला कर देगा। ये तो इसका पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। इस पस मंजर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए है, यानी कि बगैर किसी वजह के पाकिस्तान को इसके अंदर घसीटने की कोशिश हो रही है ताकि पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदार और रोग स्टेट डिक्लेयर करके इसके ऊपर दोबारा भारत जो एक जंग मैदान के अंदर लूज कर गया है उसमें पाकिस्तान पे दोबारा, जो पाकिस्तान को इस वक्त कहना चाहिए एक से मिल रही है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, एक बात। दूसरी बात, मैं इसे जो है वो जंग नहीं इसलिए कहने से थोड़ा सा एतराज़ करूंगा, अहबाब से भी गुजारिश यही है, ये सीधी सीधी इसराइल की जारहियत है। और अभी तक ईरान ने जितने इकदाम किए हैं वो अपने दिफा के अंदर किए हैं। और ये ईरानी हुकाम का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इसराइल जारहियत ख़त्म कर दे तो हम भी हमले बंद कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ये जंग नहीं हो रही, ये अटैक हो रहा है ईरान की सॉवरेनिटी के ऊपर, उसके नहीते लोगों के ऊपर। और ईरान दिफा में जो कर सकता है वो कर रहा है, अगरचे वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि होना चाहिए, जितना कि मेरी या आपकी ख्वाहिश है, हो सकती है। लेकिन ईरान आगे से अपना रद्द अमल दे रहा है, तो ये जंग नहीं है, ये अटैक है। और अभी वो साजिश भी बेनकाब हो गई। ये जो हमला था इसमें ईरान की पूरी क़यादत को, अस्करी और सियासी क़यादत को और मजहबी क़यादत को ख़त्म किया जाना था और फिर वहाँ पे एक नई रजीम इंस्टॉल की जानी थी। तो वो अब ये बात आ रही है कि जनाब खामिनाई साहब के कत्ल को या शहादत को वीटो कर दिया जनाब ट्रंप साहब ने, तो इसलिए वो नहीं हो सका। लेकिन आप देखिए, ईरान के रद्द अमल की हम बात करते हैं, 18 घंटे तक उनकी अस्करी क़यादत नहीं थी। वो जो एयर चीफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी जो थे, वो तीनों के तीनों शहीद किए जा चुके थे। और इसलिए चूंकि कॉल करने वाला नहीं था। अमेरिका इस जंग के अंदर इसराइल लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका शायद ना आ पाए। पिछली दफा जो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का तो हालिया बयान यही है कि मुमकिन तौर पर अमेरिका इस जंग का हिस्सा हो सकता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ट्रेजरी बिल जो अमेरिका ने पेश किए हैं, मेरा ख्याल 2 रोज पहले या 3 रोज पहले, उसका एक भी बायर नहीं था। सही, ठीक है। और उन ट्रेजरी बिल के अंदर अमूमन चाइनीज इन्वेस्टमेंट किया करते हैं, तो चाइना ने पहले ही इनकार कर दिया हुआ था। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट से उन्हें कोई बायर नहीं मिला और वो डिफॉल्ट पे जा सकता है अमेरिका अगर वो जंग में कूदेगा तो। ठीक है रिजवान साहब, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन जिस सिलसिले में मैंने आपसे गुफ्तगू की थी, प्रोड्यूसर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसहाक डार साहब का वो शॉट जरूर चलाइएगा, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब की भी मैं इस पर रहनुमाई चाहूंगी कि फेक न्यूज़ का हवाला देकर उन्होंने वजाहत पेश कर दी, लेकिन हालिया कशीदगी में वज़ीर ख़ारजा के बयान को कैसे देखा जा सकता है? प्लीज़ जरा सुनवाइए। एक चल रहा था एक क्लिप, और वो कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने, हमने जो चेक कर दी, इट वाज AI जनरेटेड क्लिप एंड इट वाज अ फेक क्लिप। हमें सबको बड़ा एक तो मुहतात होके, मेरे समेत, बात करनी चाहिए। वो बच्चों का खेल नहीं है। पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है। ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है।
अच्छा, ये मैंने क्लिप इसलिए सुनवाया है ब्रिगेडियर साहब क्योंकि प्रोग्राम में अभी सिर्फ ओपनिंग करने से कुछ ही लम्हात पहले मैंने ईरानी पार्लियामेंट के कुछ मनासिर देखे जहां पर तशक्कुर पाकिस्तान या पाकिस्तान तशक्कुर कुछ इस किस्म के नारे लगाए गए। और जिस तरीके से भी इस वज़ीर ख़ारजा का जो बयान सामने आया है ईरान के हवाले से और अपने न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, यकीनी तौर पर आपको लगता है कि ये इसका रद्द-ए-अमल या इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है या क्या हो सकता है? देखें, इसमें एक बात, ये बहुत सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ये भी थी और साथ एक ईरानी जनरल की भी है जी कि अगर वाकई कि अगर इजराइल ने ईरान पे अटैक किया तो पाकिस्तान जो है वो इजराइल पे अटैक कर देगा। ये देखें, ये बहुत सीरियस बात है। ये इंडिया का पूरा नेटवर्क है जो ये काम कर रहा है और ये बहुत ज़रूरी सा ख्वाजा, ये हमारे सागदार साहब ने बहुत अक्लमंदी से बात की है। हमारी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी जो है टोटल इट इज इंडिया स्पेसिफिक, इट शुड बी वेरी क्लियर। सही। हाँ, हमारी सलामती बका के लिए कहीं से भी हमें थ्रेट होगा तो वो हम अपनी इस्लाह के लिए करेंगे, बट नॉट कि भी हम हर लिहाज से इखलाकी, सफारती, हर किस्म की हम अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं और खुला सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। बल्कि यहाँ तक कि अभी हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि उनको पता चलना चाहिए कि किसने उनकी बैग पे छुरा घोंपा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो रॉ वहाँ मौजूद थी, जो वो मौजूद थी और वो उन्होंने वहाँ मुसाद को ला के, जब बीएलए को ट्रेन कर रहे थे, मुसाद को ला के पूरा नेटवर्क वहाँ बनाया है और उन्होंने उनकी लीडरशिप को, सिविलियन को, साइंटिस्ट को, और अभी वहाँ धमाके भी शुरू कर दिए हैं। ठीक है। ये आई थिंक ईरानियन को अब पता चल गया कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज के ऊपर मुझे आपकी रहनुमाई दरकार है। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंगी माहौल पैदा हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने जहां जहां का दौरा किया और जब से उन्होंने अनाउंसमेंट की उस वक्त से लेकर आज तक वो इस बात के गुण गा रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया। इसराइल और ईरान के मामले में वो इतने बेबस क्यों नजर आ रहे हैं और आलमी ताकतों को दावत दे रहे हैं? क्या वो खुद संजीदा नहीं है? ये सब कुछ उनकी एमा पर हो रहा है? जरा इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा। देखें, बड़ी क्लियर बात है। लेट मी टेल यू कि इसमें अमेरिका इज 100% इन्वॉल्व। लेट्स देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। उसकी इजाज़त से ये जो नेगोशिएशन हो रहे थे, सबोटाज किया, उनको नेगोशिएशन लगाया और उसके बाद यहाँ पर अटैक कर दिया। ये अमेरिकन टेसिट अप्रूवल से नंबर 1। सही। नंबर 2, उन्होंने बड़ा क्लियर किया है कि अगर इजराइल को डिफेंस को कोई थ्रेट होता है या ज़्यादा नुकसान होता है, इवन देन अमेरिकन विल कम एंड सपोर्ट देम। नंबर 3, ईरान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि वो किसी हालत में भी इस स्टेज के ऊपर अमेरिकन एसेट्स को जो मिडल ईस्ट में किसी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। इसलिए कि दैट इज़ व्हाट इजराइल वांट कि किसी तरीके से कहीं ना कहीं ईरान गलती करे और वो अमेरिकन को ड्रैग कर इस लड़ाई के अंदर और फिर ईरान का वो हशर नशर करके रख दें। ये बड़ी क्लियर सोच, क्योंकि ईरान देखें, इजराइल छोटा सा मुल्क है, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। तो ईरान के लिए बहुत आसान है इजराइल को नुकसान पहुंचाना। तो ईरान के लिए बहुत आसान है, इजराइल को जहां भी गिरेगा इजराइल का बहुत नुकसान होगा। बहुत सेंसिटिव है कैजुअलिटी से, अपने नुकसान से, इसीलिए वो चाह रहे हैं। और ईरान कैन सस्टेन एवरीथिंग। मुसलमान है, जज्बा शहादत है, जज्बा ईमानी है, तो इन चीज़ों को काउंट करे तो मेरे ख्याल में दैट इज वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल। इसलिए ईरान हैज टू बी वेरी केयरफुल। ये भी कर सकता है इजराइल के कहीं जान के अमेरिकन नेचर पे अटैक करे और ईरान का इनाम लगा दे और फिर अमेरिकन चले। अभी तक तो बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया है ईरान ने। लेट्स सी के आने वाले दिनों में जो वहाँ की क़यादत है और बिलखुसूस जो आयतुल्लाह खुमैनी साहब है वो इस सिलसिले में जिस तरीके से तमाम तर मामले की क़यादत कर रहे हैं, वी जस्ट होप के जो हमारे ईरानी बहन भाई हैं वो महफूज रहें और इसके ज़्यादातर नुकसान उन्हें ना भुगतने पड़े। लेकिन अनवर रज़ा, जब हम लोग ईरान की बात करते हैं, इसराइल की बात करते हैं, मिडल ईस्ट की बात करते हैं, तो इसी खत्ते में हम भी रह रहे हैं। इस खत्ते का जो अमन और सुकून है वो हमें भी उतना ही प्यारा है। पाकिस्तान खुदा न खास्ता इस होने वाली जंग में किस हद तक जो है वो नुकसान उठा सकता है। और अभी अब हाल ही देख लीजिए कि जो ईरान के मामलात हैं उससे आलमी बिरादरी में, आलमी मार्केट में तेल का कीमत बढ़ गई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया और बराह रास्त इसका ताल्लुक आज सुबह जो आने वाली खबर थी पेट्रोलियम प्राइस के हवाले से, उसकी सूरत में हमने देखा। तो ये बताएगा सिर्फ इस एक चीज़ के अलावा भी और ऐसे कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो पाकिस्तान को भुगतना हो सकते हैं?
ज़रिया बहुत शुक्रिया। एक तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपना स्टेटमेंट दिया जो कि हुकूमत पाकिस्तान का था कि हमारे जो जोरी एहसासे हैं वो पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान के दिफा और सलामती के लिए हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में खुलकर ईरान की हिमायत की। आपने देखा कि दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और बिल्कुल पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम इसको समझते हैं कि ये जारियत है और ये ईरान पर हमला है जो इसराइल ने किया। आप समझने की बात ये है कि क्या जो रूल एंड रेगुलेशंस है वो तमाम ममालिक के लिए एक जैसे हैं। IAEA जो है, आप देखिए कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो ईरान की तो तमाम साइट्स को विजिट कर सकते हैं, उनके जोरी एसेट्स को देख सकते हैं, लेकिन वो इसराइल के जो जोरी एसेट्स हैं उनको विजिट नहीं कर सकते। ये क्या दोहरा मेयार है? आप देखिए कि ईरान ने तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। क्या सरहद मिलती है ईरान की और इसराइल की? ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या वो वहां पर कोई रजीम चेंज करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, या फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो क्लिंटन के दौर में था, क्या ये उसका फेज 2 है? अब इन सारी चीजों को समझने और देखने की जरूरत है। पाकिस्तान का नुकसान क्या, आपने जो बात की है, पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर देखिए इस तरह जंग अगर तूल पकड़ती है तो पेट्रोलियम जो मसनूआत है उनकी कीमतों में पाकिस्तान में इजाफा होगा, कसाद बाजारी हो सकती है। लेकिन हमें समझने की जरूरत है। आप देखिए ना कि अमेरिका इसमें 100% इन्वॉल्व है। अब उन्होंने अपना जो बहरी बेड़ा है वो मशरिक वस्ता की तरफ मूव कर दिया है और वो फौजी इमदाद भी पूरी तौर पर जो है इसराइल को प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप देखिए कि अटैक इसराइल ने किया है। इसराइल ने अटैक क्यों कर किया है? क्या ईरान ने ऐसी कोई बात की है? दूसरी तरफ आप देखिए कि मुज़ाकरात चल रहे थे। अब ओमान, कतर वो बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तुर्किया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी रूस के प्रेसिडेंट से और ईरान के प्रेसिडेंट से बात की है। हमारे वज़ीर आज़म ने भी ईरान के प्रेसिडेंट से बात की है और ये कोशिशें भी की है अमेरिका और रशिया की तरफ से, बाकी ममालिक की तरफ से भी इसका कोई सिफारती हल निकाला जा सके। ईरान ने बड़े मोहतात होकर अपने मुल्क के दिफा के लिए जो कुछ किया है वो कर रहा है। लेकिन देखिए ना कि क्या ये लाजिम है कि आप देखिए गजा में नस्ल कुशी की गई मुसलमानों की, इसी तरह मुसलमानों ईरान पर अटैक किया गया, सिर्फ यही बहाना बना करके जहाँ आप जोहरी एसेट बना रहे हैं। क्या वो जुर्म कर रहे हैं? कोई आपके पास आप एटमी पावर नहीं है। हमें इन सारी चीजों को देखना होगा और उसके मुताबिक समझना होगा कि जो ये अमेरिका है वो बिल्कुल इन्वॉल्व है इसराइल के जरिए और शायद ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर यकीनी तौर पर इसराइल इतने बड़े बड़े इकदाम नहीं उठा सकता जिस तरीके से वो उठा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यूं खुद को बेबस जाहिर करना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आपको ज्वाइन करेंगे तो कुछ मुल्क की सियासत का जिक्र करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। आज मुल्क की सियासत इस वक्त इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। वो ऐसे कि आज असद कैसर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने राजा परवेज अशरफ की से मुलाकात की है पार्लियामेंट हाउस में। चूंकि आपको याद होगा कि विफाकी बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी को भी खासे तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो उन्होंने बराह रास्त मुखातिब होकर ये कह डाला है कि अगर पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग के बॉयकॉट करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे। ये हुकूमत के लिए कितना अलार्मिंग हो चुका है और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या मीडिया टॉक में तो मुखालिफत कर रही है इस बजट की, लेकिन क्या वोटिंग में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी? रिजवान रजी साहब, क्या हिकमत अमली है PTI के सिलसिले में? क्या आपको लग रहा है कि स्ट्रेटजी पर गामज़न अब वो? देखिए, एक अच्छी अपोजिशन की तरह, अक्लमंद अपोजिशन की तरह PTI ने ये अच्छा मौका जाना है कि जब पीपल्स पार्टी के लोग इस बजट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो वो फ़ौरन जाके उनके पास पेश हो गए कि जनाब देखिए, अगर आपको भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि हमें भी हैं, जब PTI को है, अभी तक वैसे ज़ाहिर नहीं हुए PTI के तहफ़्फ़ुज़ात, क्योंकि उनके किसी रुकन ने इसके ऊपर किसी बहस के ऊपर हिस्सा नहीं लिया। लेकिन उन्होंने कहा जी हमें भी हैं तो हम दोनों मिलकर इसके ऊपर वोट आउट नहीं करते। लेकिन क्या अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या पीपल्स पार्टी अपनी सियासत की बागडोर जो है वो PTI के हाथ में पकड़ाती है या PTI को अपनी तरफ खींच लेती है। मतलब इसमें से कोई एक तो बात होगी ना। बजट तो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं। 27 को अप्रूव होना है ना बजट, तो 27 तक तो ये बहस भी चलनी है और अपोजिशन के अरकान ने भी बजट पे इजहार ख्याल करना है और हुकूमत ने भी करना है। फिर ये बजट कोई हतमी नहीं है, प्रपोजल्स हैं, इसके अंदर तरामीम भी हो सकती हैं। जैसे हुकूमत ने कहा कि हम वो सोलर पैनल के ऊपर जो 18% GST है वो विड्रॉ करने को तैयार हैं। 2 मीटर वाला काम विड्रॉ हो गया। वैसे बहरहाल आज उन्होंने जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है ये ज्यादती वाली बात है, क्योंकि जब वो कमी हुई है और $80 से नीचे $68 पे आया, सड़क पर लगाने, ढिमकाने, सड़क पर लगाने, ये वाली सड़कों पे लगाने की बात की गई या वो लेवीज बढ़ा दी गई, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा के तो वो हिस्सा अब्जॉर्ब कर लिया गया। अब जैसे ही $68 से उसने ऊपर का सफर इख्तियार किया है
तो दोबारा कीमत बढ़ा दी गई। तो इस तरह की जो है वो इसके ऊपर भी आवाज़ उठनी चाहिए और इस पे भी बात होनी चाहिए कि नहीं ये कोई फेयर नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये बड़ी पॉजिटिव बात है। इसका जो पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि पीटीआई ने बजट साजी के अंदर बाकायदा पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। मैं इसको एक मुस्बत पहलू समझता हूँ। सही। सकलैन इमाम साहब, कैसी स्ट्रेटेजी नजर आ रही है आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, और पीपल्स पार्टी का क्या लगता है आपको मुस्तकबिल? वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का साथ देगी इस सिलसिले में? देखिए, पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा है। इस हुकूमत को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया हुआ है। इस हुकूमत को बनाने में उनका बड़ा कलीदी किरदार है। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग का साथ ना देती तो ये हुकूमत नहीं बन सकती थी, और फिर किसी और की बनती हुकूमत, हो सकता पीटीआई की हुकूमत बनती या पीपल्स पार्टी पीटीआई को मिला के खुद अपनी हुकूमत बना लेती। तो लेकिन जाहिर है ये पीपल्स पार्टी के अगर वोट जो हैं एमएनएस के वोट अगर नून लीग को ना मिलते तो इनकी हुकूमत नहीं बननी थी। ये आपके सामने दादो शुमार है। जहाँ तक पीटीआई की स्ट्रेटजी का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई में वक्त लग रहा है एक सियासी मेच्योरिटी आने में। अभी भी वक्त है, अभी नहीं आई नहीं है, क्योंकि ये जमात अभी तक क्रिकेट के मैचेस खेल रही है कि एक शॉट आके ये समझते हैं कि छिक्का लगा दिया या बॉलिंग करके एक विकेट गिरा दी तो काम खत्म हो गया, मैच जीत लिया। असल बड़े सब्र का काम है और बड़ी स्ट्रेटजी का काम है, जिसमें आप बाज़ औक़ात जो काम कर रहे होते हैं वो आपका मकसद नहीं होता, बल्कि वो किसी और मकसद को हासिल करने के लिए एक टैक्टिक होता है। तो अब ये अगर इस वक्त मैं यहाँ पे पॉलिटिकल स्कोर करने में कामयाब होगी पीटीआई या नहीं सकलैन इमाम साहब? क्योंकि तगो दो तो इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर भी बड़ी ज्यादा की थी। समझता कि पीटीआई कामयाब होगी नहीं होगी। पीटीआई पर जो इस वक्त सख्तियां हो रही हैं वो बरकरार रहेंगी, और पीटीआई को मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी की तरह ये सोच रहे हैं कि उनकी सियासत का कुल हदफ इमरान खान की रिहाई नहीं होना चाहिए। इमरान खान को रहने दे जेल में, वो जेल में रहें, ये उनका सियासी डिविडेंड है, सियासी बेनिफिट है उनका पीटीआई का, ये नुकसान नहीं है। जो असल नुकसान वो ये कर रहे हैं कि अपना वो हदफ बना रहे हैं, सियासत का कुल महवर ये बना रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो तो फिर हम कुछ करेंगे। उसके नतीजे उनका जो अवाम से और अवाम के मसाइल से जो राब्ता है, जो कॉन्टेक्ट है, जिसकी वकालत करनी उन्हें, वो उस बुनियादी फर्ज से नाकाम हो रहे हैं उसमें। तो इनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अवामी मसाइल पे, और ये बजट पे अगर ये संजीदा कोई बहस कर सकते हैं, कोई अपना ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं तो बिल्कुल लेकर आए। ये बताएं कि कहाँ से गरीबों की ज्यादा मदद हो सकती है, तो वो उससे एक बहस बनेगी। सिवाय इसके कि अगर ये पीपल्स पार्टी से मिलते हैं, पीपल्स पार्टी ठीक है, आप कहेंगे अगर इमरान खान सेंट्रिक रहेंगे तो वहां पर नुकसान उठा जाएंगे, अवाम की फलाह के हवाले से बजट तजवीज़ देंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मैच्योरिटी का भी जो एक सबूत है वो लोगों के सामने आएगा। अनवर रज़ा साहब, पीपल्स पार्टी ने पिछले 2-2.5 सालों में मौके की सियासत की है और आईनी ओहदे मिल जाना इस बात का अमली सबूत है, तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों बजट के खिलाफ जाएगी इस शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के? पीपल्स पार्टी हरगिज बजट के खिलाफ नहीं जाएगी, वो वोट भी देगी। अब ये जरूरत थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। असद कैसर की मुलाकात का फायदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। वो पॉलिटिकल जो ब्लैकमेलिंग है वो इसमें करेंगे, बिल्कुल जो उनके मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे और हुकूमत उनकी हर बात मानेगी। ये फायदा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, ज़ाहिर है उनको जरूरत थी इस वक्त ये काम करने की, लेकिन इसका फायदा जो पीपल्स पार्टी को होगा, हरगिज ऐसा नहीं है कि बजट अप्रूव नहीं होगा या वो वोट नहीं देंगे। इसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुतालबात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कंसर्न्स हैं गवर्नमेंट के साथ, वो एड्रेस कर लिए जाएंगे। और इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ही होगा। वो समझ रहे होंगे कि शायद उन्होंने एक पोलिटिकल मूव करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ कर लिया, ऐसा हरगिज नहीं। जब वो आईनी ओहदे इंजॉय कर रहे हैं हुकूमत के साथ, मुकम्मल उनकी देखे सिंध में गवर्नमेंट है, वो क्यों कर हुकूमत के खिलाफ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने ये इत्तेहाद कायम रखा हुआ है वो ताकतें कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलग नहीं होने देंगी। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि 30 से 35 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो खुद से तैयार हैं कि जब भी कोई जरूरत पड़ेगी तो वो पॉलिटिकल रोल भी प्ले कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि बजट पास भी होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे और वो वोट करेगी और आसानी से ये बजट पास कर जाएगा। हुकूमत के लिए कोई कंसर्न नहीं है। इसका फायदा टोटली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। ठीक, तो ब्रिगेडियर
ब्रिगेडियर साहब, ये मैंने तो पिछले प्रोग्राम में भी अपने यही बात की थी कि पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर ये बजट पास हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी वोट ना दे, क्योंकि जिस तरीके से इस हुकूमत को जोड़ा गया है, तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और अब अवाम भी जानते हैं। तो फिर पीपल्स पार्टी इस किस्म के बड़े बड़े बयानात या मुखालिफत की बातें, और फिर चौधरी साहब का ये कह देना, चौधरी मंजूर साहब का, कि हम एहतजाज की तहरीक चलाएंगे इस बजट के अगेंस्ट, इस किस्म की बातें क्यों कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? और अब जब कह दिया है पीटीआई ने, तो फिर वहां पर भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि अवाम के साथ कितने संजीदा हैं वो। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, दिस इज द राइट टाइम फॉर बार्गेनिंग। दे वांट टू ड्रॉ मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। पीपल्स पार्टी इज वेरी अनॉयड कि हैदराबाद जो शक्कर की मोटरवे है उसके ऊपर टोटल 14 अरब रुपया मुख्तस किया गया है फेडरल गवर्नमेंट ने, जबकि ये कोई 300-400 अरब रुपया का प्रोजेक्ट है। तो इसमें आप देखेंगे कि उसमें भी दे विल गेट मनी, और होनी भी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में आपकी डबल मोटरवे बन गई, और हैदराबाद से जो मोटरवे है कि जहाँ शक्कर तक की वो उसके लिए 14 अरब रुपये है, तो ये भी इंक्रीज़ होगा। प्लस डेवलपमेंट फंड्स में वो बात करेंगे पंजाब के अंदर कि जो 1.4 ट्रिलियन रुपीस का डेवलपमेंट फंड रखा गया है, इसमें भी दे विल लाइक का मैक्सिमम शेयर के अपने आइंदा के लिए, आइंदा इलेक्शन के लिए उनके एमएनए एमपी जो है उनके लिए फंड मुख्तसर किए जाएँ, वो हमारा काम करें, अपना वोट बैंक इम्प्रूव करें, गवर्नर विल प्ले द पार्ट, एक उनकी इस चीज़ की भी ज़रूरत है। तो यही मौके होते हैं जहाँ पर जो आपके कोलिशन पार्टनर होते हैं उसका बेनिफिट आते हैं। हमेशा मौलाना फजलुर रहमान भी ऐसे ही करते रहे हैं। पीपल्स पार्टी का भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। तो पीपल्स पार्टी के बगैर तो आपने भी बात की, अनवर रजा ने भी की, सकलैन साहब, रिजवान साहब, आप सबके ख्यालात सुनकर ऐसे लग रहा है कि जो मिलेगा वो पीपल्स पार्टी को ही मिलेगा। इस पॉलिटिकल मूव के बाद फिर पीटीआई अपनी स्पेस कैसे बनाएगी अगर यहाँ पर भी कुछ हासिल ना हो सका उसे? तो देखें, वो स्पेस के चक्कर में नहीं, अभी उनको कुछ समझ आ रही है। दे हैव टू गो इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जाके उनको अपना पार्लियामेंट्री रोल अदा करने की जरूरत है। अच्छा, दे हैव टू गो एंड प्ले पॉजिटिव रोल। जो उन्होंने असम्बली को के बाहर जो काम करना शुरू किया था, अब नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि इस वक्त उनका बेस्ट रोल यही है कि वो असम्बली में जाएं, बजट के तकरीरों में और इसके क्रिटिसिज्म में प्रॉपर हिस्सा लें। नंबर 2, उसके बाद अपने केसेस जो हैं वो जो करते हैं, लॉयर का काम है, वो 47 फॉर्म से जो भी हैं वो उसके करें, और स्टेट पावर के बजाय इसको अब असम्बली में ले जाएं, क्योंकि लोग अब नहीं निकलेंगे। लोगों को आपने एग्जॉस्ट कर दिया 26 नवंबर के बाद, जो आपने उनका हाल किया है, जो उनका नुकसान किया है, जो उनका मोरल डाउन किया है, वो मेरे ख्याल में वक्त आ गया। और इस वक्त जो एक ओवरऑल लड़ाई जो गल्फ में हो रही है और इंडिया ने जो पाकिस्तान पे दोबारा फिर अटैक की तैयारी कर रहा है, इसमें यूनिटी चाहिए आपको। जो अभी नक्शन इकट्ठी हुई है, कौम इकट्ठी हुई है, इसके लिए किसी हालत में इस मोमेंटम को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मुसल्लह फौज ने काम किया है, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया और कर रहे हैं, इसको आगे लेके जाना है। बिकॉज इंडिया और इजराइल की बहुत सख्त नेक्सिस खतरनाक हुआ है, इसलिए हमें हर कदम सोच के हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को खत्ते में सूरत हाल इस वक्त और बिगड़ती चली जाएगी, तो वहां पर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको बात करना या उसके ऊपर राय देना या राय कायम करना, शायद वो तरजीहात में कहीं तीसरे या चौथे दर्जे पर चली जाती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बजट के हवाले से बात करेंगे। सूबाई बजट के हवाले से मैं जिक्र कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज पंजाब का पेश कर दिया गया है, दीगर सूबों का भी पेश कर दिया गया है। कंपैरिजन थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे मुख्तसर सी गुफ्तगू में। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, वफाकी बजट तो पेश हो चुका, लेकिन सूबाई असम्बलियों के बजट भी मंजर यहाँ पर आ चुके हैं। सिर्फ एक मौमा है कि केपीके का बजट तो सामने आ चुका है, लेकिन उसकी मंजूरी बानी पीटीआई से मुलाकात और उनसे मिलने वाली तजवीज़ के बाद ही उससे मशरूत रखी गई है। लेकिन अगर मुख्तसर सा कंपैरिजन ड्रॉ करने की मैं कोशिश करूँ तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान होगा। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर, ये जितने भी सूबों के बजट हों या फिर विफाक के बजट हों, मालूम ऐसा होता है कि जो जितनी भी नवाजिशात हुई हैं वो सरकारी मुलाजिमीन पर ज्यादा हुई हैं। देखें, सिफारशी बात यह कि सरकारी मुलाजमन के पद आपने 10% में इंक्रीज कर दिया है, और पेंशन भी आपने 7% की है, पंजाब ने तो 5% की है। बात यह है कि आप डेवलपमेंट फंड सोचने की बात यह है कि आपने प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, तो आपने वो चीज़ें देखें कि जहाँ पर चोरी होती है या आप जो वेस्ट पैसे का कर रहे हैं उसको अपने घर को कितना ठीक कर रहे हैं। क्या हमने FBR से जो 3-4 हज़ार अरब का एक साल का सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम
वेस्ट चोरी होता है, कि हमने उसके ऊपर कौन सा अरेंजमेंट किया कि हम चलें और कुछ नहीं। इस साल हमारा टारगेट हो कि हम 1000 अरब उस पर से ज़रूर बचा लेंगे। स्टेट कॉरपोरेशन हमने पूरा साल ज़ाया कर दिया, हम कुछ प्राइवेटाइज नहीं कर सके। आप कहें 3 ऑर्गेनाइजेशन हम इनको प्राइवेटाइज करेंगे और उससे और कुछ तो चलें 300 अरब रुपया या 200 अरब रुपया हम और बचा लेंगे। फिर आपने सर्कुलर डेट की बात करें और डेवलपमेंट फंड, देखिए नए डेवलपमेंट फंड में आप जो अभी आपके सामने आपने फौरन 4, 5, 6 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी क्योंकि वर्ल्ड में कीमत बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, और जिस वक्त ये कीमतें ये कम थी, कीमत उसका अभी फायदा आज आपने फर्क अवाम नहीं को होने पड़ेगा। नहीं दिया। हाँ, देखें अवाम को बजट ये कि वो पैसा अभी तो 3-4 महीने के बाद उसका इफेक्ट आएगा। आपने जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में सस्ता तेल लिया हुआ है वो तो अवाम को लेने वो दें, तो अवाम को लेने जब उसका इफेक्ट आएगा तो आप 6 रुपए बढ़ाएं। मैं हैरान होता हूँ कि क्या हमारी और हुकूमत, बड़ी ही बदकिस्मती की पाकिस्तान बात है अवाम को ब्रिगेडियर कोई साहब, दर्द है इनको? ऐसे ही है। ये जो आपने कहा ना कि पेट्रोलियम प्राइस में आपने रात गए ही इजाफा कर दिया, इसका बराह रास्त देखें, जो आप महंगाई की बात करें वो तो इस पल बाद में आएगा, लेकिन रातों रात जो पेट्रोलियम यूं कह लीजिए कि मालकान है पेट्रोल पंप्स वाले, उनको तो रातों रात करोड़ों अरबों का फायदा हो चुका है। तो ये हुकूमत को भी फायदा हो गया, हुकूमत को देखिए भी उतना हुकूमत फायदा को है। भी फायदा हो गया ना। ठीक है, चले पॉइंट आपका आगे, मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिएगा, वक्त मुख्तसर है सेगमेंट के लिए। अनवर रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा, ये केपीके का बजट, ये एक बड़ा सवाल निशान लगे कि जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी बजट मंजूर नहीं होगा। अब ये आपको लगता है कि मुलाकात हो जाएगी और बजट मंजूर उस मुलाकात के बाद ही होगा? देखिए ज़रा मुलाकात भी हो जाएगी और बजट भी अप्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि किसी एक शख्स से मुलाकात को आप उससे मशरूत कर दें। ये एक पॉलिटिकल स्टंट तो हो सकता है, लेकिन इसमें कोई अमली मुझे कोई इकदाम नज़र नहीं आते। दूसरी बात देखिए, जो आप पंजाब के और केपी के और सिंध के बजट की बात करती हैं, सोचने की बात यह है कि उन्होंने आवाम के लिए क्या रिलीफ रखा। तमाम इदारों के लिए उन्होंने अरबों रुपए के बजट रख दिए, तरक्याती बजट रखा, ठीक है आपने जरूर रखा होगा, लेकिन देखना होगा कि इसमें अवामी फलाही मंसूबों के लिए क्या रखा है। आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा? देखिए ना, 10% क्या होता है कि आपने पंजाब में 10% तनख्वाह में इजाफा कर दिया और 5% पेंशन में इजाफा कर दिया। देखने की ये बात है कि इमीडिएटली आवाम को रिलीफ क्या मिलेगा। पेट्रोलियम प्राइसेस आपने बढ़ा दी, उससे महंगाई में इजाफा होगा, महंगाई पहले आसमान को छू रही है। मुझे बताइए कि प्रैक्टिकली आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है? आवाम को अभी तक ना तो वफाक से और ना ही सूबों से कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम बिल्कुल वनरेबल कंडीशन में है। और आप देखें हमारे सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के पास क्या है कि आप पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा कर दीजिए, आप लेवी बढ़ा दीजिए, आप टैक्सेस में इजाफा कर दीजिए, आप बिजली गैस की कीमतों में इजाफा कर दीजिए, उससे आपकी आमदन बढ़ जाएगी और आपके अखराजात पूरे होते रहेंगे। आपने जो कर्जा लिया है उसका सूद अदा कर देंगे, अपने अखराजात पूरे कर लेंगे। सोचने की बात यह है कि कॉमन मैन जो हुकूमत की तरफ देख रहा है, जो सूबाई हुकूमतों की तरफ देख रहा है, उसे फौरी तौर पर रिलीफ क्या दिया? उसे तो कोई रिलीफ नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता क्या है, ये सिर्फ शख्सियात पर मबनी चीजों को आगे लेकर आते हैं। देखिए फाक में भी ऐसा हुआ, सूबों में भी ऐसा हो रहा है, तमाम सूबों की बात कर रहा हूँ। अगर आप आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि मुल्क में आवाम के साथ तो ज्यादती है ही है। आप किस जमहूरी हुकूमत की बात कर रहे हैं कि अपने आपके जो खराजात हैं उनको तो कट नहीं लगाया जा सकता। अपनी जो हुकूमतें हैं उनको चलाने के लिए आप टैक्सेस लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। आम आदमी अपनी जगह पर खड़ा है और अगर यही और फिर ये भी कह देना कि जो टैक्सेस हैं वो बरकरार हैं। आप यही चेक कर लीजिए कि वो टैक्सेस भी किस हद तक ज्यादा हैं कि आप और कौम से या आवाम से क्या लेंगे। आपने टैक्स के वाले से बात की, मुझे रात का एक वाकया याद आ गया। रिजवी साहब आपसे तबसरा भी चाहूंगी कि आप इसे सुने भी। कल रात हम एक जगह डाइन इन कर रहे थे तो वहां पर मालूम हुआ, सर पहले आपको पता ना कि क्रेडिट और कार्ड के ऊपर कुछ ना कुछ परसेंटेज होती थी जी, कम होती मुंह थी। से बताया गया जब वो बिल कलेक्ट करने के लिए आए कि चाहे अब आप कैश में दें चाहे अब आप कार्ड पे दें, आपने 16% जीएसटी देना ही देना है। बिल कुछ था हमारा तकरीबन कोई 4700 या 4800 का, आप यकीन जानिए हम 6000 पेमेंट कर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने एक अपना मामला आपके सामने रखा है ना, तो बात वहीं पर आ जाती है कि सोलर की प्राइसेस में जैसे रात का इजाफा हुआ, ना बजट मंजूर हुआ ना कुछ और हुआ, पेट्रोलियम अब की हुकूमत प्राइस वापस लेने जा रही है, प्राइसेस हाँ वापस जी, नहीं आएंगे, प्राइसेस वापस नहीं आएंगे। तो जी, ये कितनी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे यहाँ इकोनॉमी के देखिए point ये of तो view उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मैं थोड़ा सा बजट के ऊपर, अब पंजाब का बजट आया 1150 अरब रुपए वो अपने सोर्सेज से जनरेट करेंगे, यानी पंजाब के अवाम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1150 अरब रुपए के इकट्ठे करके इजाफी टैक्स देना पड़ेंगे बाकी टैक्सों की निस्बत, बाकी सूबों की निस्बत। आप कहेंगे कि ये सरप्लस जनरेट करना IMF की कंडीशन है, ये KPK ने भी करना है और सिंध ने भी करना है और बलूचिस्तान ने भी करना है। सही। देखिए KPK क्या करता है कि वो जो ट्रांजिट ट्रेड हो रही है तो अफगानिस्तान की, उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं और उससे वो इकट्ठा कर लेते हैं। और इस मामले में सबसे ज्यादा बड़ी बदमाशी जो है वो सिंध करता है कि क्योंकि पोर्ट उसके पास है, तो अब कंट्री जितनी जा रही है चीज
उसके ऊपर वो टैक्स लगा के अपना सरप्लस जनरेट कर लेते हैं। ये हम गरीब हैं कि जनाब जिनको बराह रास्त अपनी जेब से टैक्स देना पड़ता है, हम सिंध का भी देते हैं क्योंकि KPK से भी जो गुड्स गुजर के आ रही होती हैं अफगान ट्रांजिट की, वो मोर और लेस पंजाब उनका टारगेट होता है और यहाँ पे आके वो लैंड करती हैं, तो वो कॉस्ट उनके अंदर भी ऐड हो जाती है। तो ये भी कोई IMF को इस हवाले से कंडीशनलिटीज करनी चाहिए। एक बात, जिस बात के ऊपर मुझे पंजाब में इत्मीनान हुआ वो ये कि उन्होंने कोई नया मंसूबा शुरू नहीं किया, लेकिन पहले से जारी जो मंसूबे हैं उनके लिए फंड्स बढ़ा दिए हैं। लेकिन उसके ऊपर मेरी जो एतराज है वो ये है कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करते नहीं हैं और प्राइवेट सेक्टर को डिश आउट करते जाते हैं, यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की फीस हम अदा करेंगे। आप जो हैं, आपके पास जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, आप उनको फैसिलिटेट करके बेहतर क्यों नहीं करते? और जो डिसिप्लिन प्राइवेट सेक्टर को वारा नहीं खाते, यानी उनके लिए वो खसारे का बायस है, वो आप सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर मेंटेन करने के ऊपर वो फंड्स लगाइए। इसी तरह आप इंश्योरेंस के कंपनियों को खरबों रुपए का प्रीमियम पे कर देते हैं कि वो लोगों का इलाज करे, और वो जो कार्ड होता है वो जब मिसयूज होता है प्राइवेट क्लिनिक्स के ऊपर या अंधाधुंध मिसयूज होता है, उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये वो ऐसे पहलू हैं कि सरकार जो है उन इलाकों के अंदर जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल इस्टेब्लिश नहीं करता या मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश नहीं करता या यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश नहीं करता, हमेशा हर मुल्क के अंदर वो वहाँ पे होता है करने का तरीका। और जो फार फ्लंग एरिया के अंदर खास तौर पे ये बक्कर और लिया जो पंजाब का साइड है, वहाँ पे बाज यूनिवर्सिटीज ने अपने कैंपस खोले और बंद कर दिए। ठीक है। हाँ। तो इस तरह की DG खान के अंदर मेडिकल कॉलेज है, 3 साल बना रहा, वो वहाँ पे कोई प्रोफेसर जाने को तैयार नहीं था, वो चला ही नहीं है। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी इंतजार कर रही है इनॉग्रेट होने का। ये जो कार्डियोलॉजी का इंस्टीट्यूट है वो उसको चाहिए उस इलाके को। आप बहुत डिफरेंट दूर दराज इलाकों के हवाले से बात करें ना, आप लाहौर में भी देखिए जहाँ जहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ कायम है, चाहे मैं प्राइवेट के हवाले से क्यों ना बात करूँ सर, वो या तो एग्जिट पर है या फिर एंट्रेंस पर हैं। मामूल की बुनियाद पर जो बच्चे वहां पर जाते हैं ना, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा मसला, हाँ जी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा सकलैन इमाम साहब, एक बड़ी डिफरेंट सी मैं चीज मेरी नजरों से गुजरी जब मैं हेडलाइन सुन रही थी, प्राइस कंट्रोल कमेटी के लिए भी बजट मुख्तस किया गया। पंजाब के बजट में जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन हम तो सारा साल ही नहीं देखते सवाए रमजानुल मुबारक के कि ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं ये फाल होती हों, घरों से बाहर निकलती हों और देखती हों कि हाँ लोगों को सरकारी निर्ख पर ही चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। उनके लिए जो क्या कहते हैं बजट था वो 3 फिगर्स में था। तो मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ, उन शोबों के लिए भी बजट मुख्तस किए गए हैं जो कि साल में शायद 1 महीना काम करते हैं। देखिए ये मैं एक माजरत चाहूँगा कि अव्वल तो ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होनी नहीं चाहिए। ये मुकामी सतह पर लोकल गवर्नमेंट्स के सारे इश्यूज हैं और ये लोकल गवर्नमेंट्स को खुद मैनेज करना चाहिए। उसकी वजह ये कि कीमतों का छोटी छोटी अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें होती हैं ये बड़ी फ्लक्चुएशन होती रहती है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, सप्लाईज के होते हैं, डिमांड्स के होते हैं, समटाइम्स सिर्फ मैनेजमेंट के होते हैं, समटाइम्स होर्डिंग के होते हैं। जो पुलिस या लोकल मैजिस्ट्रेट लेवल पे अगर छापे मारे जाए तो आप होर्डिंग रोक सकते हैं। तो ये, और दूसरा ये कि बहुत सारे जो माइक्रो इश्यूज हैं उस पर मेरा इल्म ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। तो बल्कि मैं अपने इन जो मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और दूसरे लोगों की जो बातें इनसे मैं बहुत सीख रहा हूँ, मेरे इल्म में इजाफा हो रहा है और मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं जानता हूँ। इसलिए बजट को मैं ज़रा दूसरे एंगल से देखूँगा कि देखिए, एक तो ये कि जो अब तक मैं पाकिस्तान के कई सालों से मैं बजट देख रहा हूँ, बल्कि एक ज़माने में मैं फुल टाइम कॉमर्स रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ, तो मैं उस वक्त से देखता सारा चला आ रहा हूँ। सारा सिस्टम हमें पता है, एक IMF की कंडीशनैलिटीज़ होती हैं, ये हम समझे कि अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में मैंने ये देखा है। और उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट जो है उसी में बैठ के दावे कर रही होती हैं, कुछ इजाफा भी ऐलान हो रहा होता है जिसका अल्टीमेट बेनिफिट लोगों को नहीं होता। उसकी वजह ये कि आप जो कुछ भी इजाफा भी करते हैं अगर, तो वो इन्फ्लेशन उसको खा जाती है, और क्योंकि इन्फ्लेशन कहीं ज़्यादा होती है। फिर हम ये भी जानते हैं कि जितनी भी इन्फ्लेशन हम देखते हैं आदाद और शुमार में, उससे कहीं ज़्यादा फील हो रही होती है, क्योंकि आदाद और शुमार गवर्नमेंट मैनेज करती है। हमारे यहाँ जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो इतना ईमानदार नहीं है। वो बेसिस में ही उन कीमतों की वहाँ पे, यानी जिन चीज़ों की बुनियाद पर आप स्टैटिस्टिक्स जमा कर रहे होते हैं वो इतनी गलत होते हैं, ये उनकी बुनियादें इतनी गलत होती है कि सही आदाद और शुमार सामने आते ही नहीं है। लेकिन मैं कुछ और अर्ज करूँगा यहाँ पे, वो ये है कि जो आम आदमी का बराह रास्त जो एक ताल्लुक है वो सूबाई हुकूमत और मुकामी हुकूमत से है। हमारे यहाँ हुकूमतें मजबूत नहीं की गई हैं,
ठीक है। और दूसरी ये कि जो सूबाई हुकूमतें हैं इनके पास फरावानी है। हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो आपका NFC अवार्ड है उसके तहत 55% जो डिविजिबल पूल का जो हिस्सा है वो सूबों को जाता है और वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ 44 या 45% रह जाता है। और उस 44 और 45% में वफाकी हुकूमत के पास दो इतने बड़े खर्चे हैं कि जो की पनाह, एक कर्जों की अदायगी, हाँ जी, यानी बल्कि की अदायगी का सूद की अदायगी जो ना वो, और दूसरा दिफाई बजट। तो इसके बाद वफाकी हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं है, लिहाजा वफाकी हुकूमत से हमें ठीक है। तवक्को ही नहीं करनी चाहिए सिवाय इसके कि वफाकी हुकूमत सूबों को और बाख्तियार बनाए और मुकामी हुकूमतों की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करे। ठीक। इससे लोगों को होगा। और हर सूबाई हुकूमत सही। में इतना पैसा है मेरी नज़र में, मैं अगर बजट को बता दूं मुझे जी, जी। बनाना पड़े कि इतने पैसे दिए जा सकते हैं आम आदमियों को, इतना बेनिफिट्स दिया जा सकता है। ठीक है, स्कूलों में सकलेन साहब। बच्चों को मुफ्त दूध पिलाया जा सकता है, अस्पतालों चले में ये मुफ्त तो दवाइयां दी जा सकती हैं। इनिशिएटिव अगर ये लिया भी था ईमानदारी से मरियम बजट बनाना बीबी ने। चाहिए। लेट्स सी कि बाकी सूबे इस सिलसिले में कब तक ताउन करते हैं। लास्ट 30 सेकंड अनवर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। ज़रियाब, मैं ये कहना चाह रहा था कि पंजाब के बजट में अब 37,000 से मिनिमम वेज जो मजदूर की है वो 40,000 कर दी है। मैं ये तो अपने हुक्मरानों से दस्तबदस्ता रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि वफाक और सूबे कम अज़ कम जो 37,000 की वेज पर कानून था उस पर अमल दरामद करवा नहीं सके, आपने 40,000 कर दिया। ये सिर्फ पोलिटिकल स्कोरिंग होती है। खुदा इस कानून पर भी अमल करवाए, वफाक भी करवाए और सूबे भी करवाएं। क्लोजिंग सुना है आप इस दफ़ा गिलगित नहीं गए। उन्होंने कहा गिलगित हम पिछले साल नहीं गए थे, इस दफ़ा हम जो है वो चित्राल नहीं गए। ठीक है, चले जी, मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।